बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द एम्प्टी मैन। ये साल होता है सन 1995 का, जहां पर हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से रूदी और पॉल भी दो हैं। ये सब के सब भूटान की वैलीज में हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं, जहां पर इन्हें बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग और उनके टेम्पल्स भी दिखते हैं। और अब एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं, जहां पर पॉल को अजीब सी आवाज़ आती है, और जब वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है तो चट्टानों के बीच में गड्ढे में वो गिर जाता है। ये देखकर पॉल के तीनों दोस्त गड्ढे के पास आते हैं, और अब पॉल का एक दोस्त रस्सी के सहारे नीचे गड्ढे में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये एक गुफा है। वो देखता है कि पॉल वहां पर बैठा मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। दरअसल वो चैंटिंग कर रहा होता है, और उसके सामने एक बहुत ही अजीब सा स्केलेटन होता है, जिसका साइज आम स्केलेटन से बहुत बड़ा है। उसके पास और भी बहुत सारे छोटे स्केलेटन होते हैं जो उसके सामने झुके हुए होते हैं। पॉल के दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए पॉल के पास जाता है। पॉल बिना हिले डुले उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम मारे जाओगे, लेकिन वो पॉल को अपने कंधे पर उठाकर वापस ऊपर ले आता है। इसके बाद सामने एक वुडन घर होता है, जिसके अंदर ही पॉल को लाते हैं, और अब यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि चारों इस वक्त यहाँ से नहीं निकल सकते। पॉल और रूदी के जो दोस्त होते हैं वो यहाँ से खाने का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ते हैं। पॉल अब भी पूरी तरह से अपने होशो हवास में नहीं होता। रूदी देखती है कि उसके हाथ में एक बैम्बू का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। रूदी उससे वो इंस्ट्रूमेंट ले लेती है और बजाना शुरू करती है। इसके बाद वो बाहर जाती है, और तभी उसे अपने सामने एक बहुत अजीब सा साया दिखता है जो उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। रूदी अपनी जान बचाने के लिए वुडन घर के अंदर आ जाती है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेती है, जिसके बाद वो अजीब सा साया नॉक भी करता है। रूदी पूरी तरह से डर जाती है। अब कुछ देर बाद उसके दोनों दोस्त अंदर आते हैं, रूदी को बताते हैं कि उन्होंने बाहर किसी को नहीं देखा, लेकिन रूदी अब भी पूरी तरह से डरी हुई होती है। आज इनका यहाँ पर दूसरा दिन है। रात को सब के सब सो जाते हैं, और जब सब सो रहे होते हैं तो पॉल उठकर रूदी के कान में कुछ कहता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि पॉल घर में नहीं होता। उसके पैरों के निशान बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। इन तीनों को नहीं पता कि पॉल कहाँ गया है, इसीलिए उसके कदमों का पीछा करते हुए ये तीनों के तीनों पॉल तक पहुंच जाते हैं। वो एक चट्टान के किनारे पर होता है। उसके हाथ में वो बैम्बू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे वो बजा रहा होता है, और अब यहाँ पर पॉल का दोस्त उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम इस तरह से अकेले नहीं जा सकते, हम सब तुम्हारे लिए डर गए थे। और अब पॉल यहाँ पर कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है, जिसके बाद रूदी, जिसके कान में रात को उसने कुछ कहा था, वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है और अपने दोनों साथियों को मार देती है। जिसके बाद वो पॉल को देखती है, पॉल भी उसी को देख रहा होता है। अब रूदी अपनी भी जान ले लेती है। ऐसा लगता है कि पॉल ने ही इन तीनों को मारा है। अब यहाँ से कहानी 23 साल आगे यानी कि सन 2018 में जाती है, जहाँ पर हमें जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। जेम्स की पत्नी और उसके बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। अब वो अकेला है। वो एक सिक्योरिटी स्टोर को ऑपरेट करता है। दरअसल वो अपनी जिंदगी में अपने परिवार को खोने के बाद पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। जेम्स एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो अपने बर्थडे का कूपन देता है, जो कि बहुत ही पुराना होता है। हालांकि आज उसका बर्थडे नहीं है, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट वाले उसके कूपन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद उसे फूड फ्री में दिया जाता है। इसके बाद जेम्स जब घर आता है तो वहाँ पर उसके दोस्त की बेटी, जिसका नाम एमेंडा है, वो उससे मिलने के लिए आती है। दरअसल आज ही के दिन एमेंडा के पिता की मृत्यु हो गई थी, और जेम्स के परिवार की भी आज ही के दिन मृत्यु हुई थी। जेम्स एमेंडा की मॉम नोरा को भी अच्छे से जानता है, पर वो अपने पिता की मौत के बाद अब जेम्स को अपना पिता समझती है। वो जेम्स को बताती है कि मैं अपने पिता की मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अब मुझे सच पता चल चुका है। ये पूरी दुनिया एक भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ हमारी सोच से पैदा होती है। जिस चीज को हम बहुत ज्यादा सोचते हैं वही चीज हमारे साथ होती है। इसके बाद एमेंडा वहां से चली जाती है। अगली सुबह एमेंडा की मॉम जब उसके कमरे में जाती है तो वो वहां पर नहीं होती, और बाथरूम में जाने के बाद वो देखती है कि वहां पर एक मैसेज लिखा हुआ है, जिसमें लिखा होता है द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट, यानी कि एम्प्टी मैन ने मुझसे ये करवाया है। एमेंडा की मॉम को ये मैसेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसीलिए वो यहाँ पर पुलिस को और जेम्स को बुलाती है। जेम्स देखता है कि वहाँ पर एक फॉन्टिफैक्स इंस्टीट्यूट
का ब्रोशर है जिसके पीछे ट्यूलिपा लिखा होता है। इसके बाद जेम्स एमेंडा की दोस्त से स्कूल में मिलने के लिए जाता है, जहां पर उसकी दोस्त जब उसके साथ कार में बैठी होती है तभी उसे एक साया दिखता है जिसे देखकर वो डर जाती है। और अब वो जेम्स को बताती है कि 2 दिन पहले एमेंडा के साथ हम सब के सब दोस्त एक ब्रिज पर गए थे, जहां पर एमेंडा ने हमें एम्प्टी मैन के बारे में बताया था जो यहाँ का लोकल लेजेंड है। साथ ही उसने ये भी कहा था कि अगर शाम के वक्त तुम्हें यहाँ पर कोई खाली बोतल मिले उसमें फूंक मार कर एम्प्टी मैन के बारे में सोचने से वो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाएगा। पहले दिन तुम्हें सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देगी, दूसरे दिन वो तुम्हें दिखेगा और तीसरे दिन वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। एमेंडा के कहने पर हम सब ने खाली बोतल में ब्लो करने के साथ साथ एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था, जिसके बाद हमें अजीब सी आवाज सुनाई दी। साथ ही वो ये भी बताती है कि मैंने एमेंडा को इस घटना के अगले दिन अपने दोस्त के कान में कुछ कहते हुए देखा था और अब वो अपने दोस्तों के सभी एड्रेस को जेम्स को देकर वहां से निकल जाती है। जेम्स इसके बाद एमेंडा के सभी दोस्तों के घर जाता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन एक दोस्त के घर में उसे उसी इंस्टीट्यूट का ब्रोशर मिलता है जो उसे एमेंडा के घर पर मिला था। और अब जेम्स उसी ब्रिज पर आ जाता है जहां पर इन सब ने खाली बोतल में ब्लो करके एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था। वहां पर जेम्स को भी खाली बोतल मिलती है जिसमें वो ब्लो करता है और जब वहां से जा रहा होता है तभी उसे मेटल की आवाज आती है जो ब्रिज के नीचे से आ रही होती है। जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि वहां पर सभी के सभी बच्चे जो गायब थे, जिन्होंने बोतल के अंदर ब्लो किया था, वो मारे जा चुके हैं। यहाँ पर भी वो मैसेज होता है जो एमेंडा के वॉशरूम में मिरर के ऊपर लिखा था, द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट। जेम्स इस घटना के बारे में पुलिस को बता देता है और अब जिस लड़की ने यहाँ पर जेम्स को सब दोस्तों का एड्रेस दिया था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दरअसल अब तक जितने भी लोगों की मृत्यु हुई होती है उन सबको देखकर ऐसा लगता है कि उन सब ने अपनी जान खुद ली है, लेकिन जेम्स को ऐसा नहीं लगता। इसीलिए वो इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरनेट पर पॉन्टिफिक्स सोसाइटी और ट्यूलिपा को सर्च करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मानना ये है कि डीप मेडिटेशन से, ध्यान से किसी भी चीज को रियलिटी में लाया जा सकता है। जेम्स इस सब कुछ जानने के बाद उस इंस्टीट्यूट में जाता है जहां पर उसे रिसेप्शन पर एक फॉर्म को फिल करने के लिए दिया जाता है जो यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान को दिया जाता है, लेकिन जेम्स उसे फिल नहीं करता और अब वो उस रूम में जाता है जहाँ पर एक आदमी जो कि यहाँ का हेड होता है वो सबको एक स्पीच देता है। उसकी बातें हूबहू वैसी थी जैसी जेम्स ने एमेंडा से कही थी और वो कहता है कि ये मैसेज एम्प्टी मैन की तरफ से है। दरअसल ये भी एम्प्टी मैन का फॉलोअर है। अब स्पीच खत्म होने के बाद जेम्स उस हेड से मिलता है और एम्प्टी मैन के बारे में उससे पूछता है। हेड उसे बताता है कि एम्प्टी मैन एक तरह की पावर है, वो तब तक अपने फॉलोअर्स की विश को पूरा करता है जब तक उसके फॉलोअर्स उस पर पूरी तरह से यकीन करते हैं। दरअसल जेम्स अब भी एमेंडा को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। यहाँ पर वो एक लड़के से एमेंडा के बारे में पूछता है पर वो भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जेम्स अब एमेंडा को यहाँ पर ढूंढने लगता है। वो एक जगह जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक ब्लैक पेपर को देख रहे होते हैं, साथ ही एक रिकॉर्डिंग भी सुन रहे होते हैं। जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या कर रहे हैं। इसके बाद वो नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ पर कुछ लोग चेयर्स पर बैठे होते हैं और इस सब के सब एम्प्टी मैन को बुला रहे होते हैं। जेम्स को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर उसे वही लड़का मिलता है जिससे उसने एमेंडा के बारे में पूछा था और अब वो उसे बताता है कि एमेंडा को यहाँ से पॉन्टिफिक्स के कैंपस में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है जो कि एक जंगल में है। तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। जेम्स किसी भी कीमत पर अपने दोस्त की बेटी एमेंडा को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो जंगल में जाता है जहां पर उसे एक केबिन मिलता है। जब वो उस केबिन के अंदर जाता है तो वहां पर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। इन फाइल्स में एमेंडा की फाइल के साथ साथ जेम्स की भी फाइल होती है जो पूरी तरह से ब्लैंक होती है। अब यहाँ से जेम्स एक दूसरे केबिन में जाता है जहाँ पर बहुत सारे वीडियो कैसेट्स होते हैं और वो उनमें से एक कैसेट को प्ले करता है जिसमें बहुत सारे लोग एक आदमी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही होती हैं और अब जब रात हो जाती है तो जेम्स को कुछ आवाजें आती हैं। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि पानी के दूसरी तरफ आग के चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और आग के चारों तरफ घूम रहे हैं। जेम्स हैरानी से उन सब को देख रहा होता है और तभी आग आसमान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाता है और अब वहां आग के चारों तरफ जितने भी लोग होते हैं वो सब जेम्स को देख लेते हैं, जिसके बाद वो जेम्स को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन जेम्स अपनी गाड़ी से
से इस जगह से निकल जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है जहां पर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पुलिस को बताता है और पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। इसीलिए वो एमेंडा की मॉम के पास आता है और उन्हें बताता है कि एमेंडा ने एक ग्रुप को ज्वाइन किया है जो कि एम्प्टी मैन पर विश्वास रखते हैं। वो सब उसकी पूजा करते हैं और अब यहाँ पर कॉल आता है। जेम्स जब उस कॉल को रिसीव करता है तो कोई उसके कान में विस्पर करता है। इसके बाद जेम्स एमेंडा की मॉम को कहता है कि कल्ट के लोग बहुत खतरनाक है, यानी कि वो ग्रुप जो कि एम्प्टी मैन की प्रार्थना करते हैं और उन्होंने सब बच्चों को मारा है। तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तुम्हें किसी सेफ जगह ले जाता हूँ। दरअसल ये दोनों हमेशा से एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों की शादी अलग अलग जगह हो गई और अब जेम्स एमेंडा की मॉम को एक होटल में ले जाता और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। जेम्स जब सो रहा होता है तभी अचानक से डर कर उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि उसके सामने एक साया है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो साया गायब हो जाता है और अब अगली सुबह जेम्स एक बार फिर से पॉन्टिफेक्स इंस्टीट्यूट जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो लड़का जिसने उसे फॉरेस्ट के बारे में बताया था वो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा है। जेम्स उनका पीछा करता है। वो सब के सब हॉस्पिटल जाते हैं। जेम्स भी उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जेम्स देखता है कि वो सब के सब एक आदमी के सामने झुक गए हैं जो आदमी हॉस्पिटल में कोमा में है। जेम्स अब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है, इसीलिए बाहर निकलने पर वो उस लड़के को पकड़ लेता है जिसने उसे फॉरेस्ट भेजा था और उसे टॉर्चर करने पर वो लड़का बताता है कि मुझे मेरे ग्रुप के लोगों ने तुम्हें वहां पर भेजने के लिए कहा था। जेम्स उससे हॉस्पिटल वाले आदमी के बारे में पूछता है। वो लड़का बताता है कि एम्प्टी मैन उस आदमी के जरिए हमसे बात करता है। जेम्स को इसकी बातों से कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए शाम होने पर वो एक बार फिर से पॉन्टिफेक्स इंस्टीट्यूट में जाता है। वो उस जगह जाता है जहाँ पर सभी फाइल्स होती है। यहाँ पर एक फाइल नंबर 14 होती है जिसमें लिखा होता है मैनिफेस्टेशन, और जब वो उस फाइल को खोलता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये जेम्स की फाइल होती है जिसमें उसके परिवार के बारे में सब कुछ लिखा होता है, साथ ही उस फूड कूपन के बारे में भी जो उसका बर्थडे कूपन था जो मात्र 3 दिन पहले उसने फ्री का खाना खाने के लिए यूज किया था। इस फाइल में जेम्स की फोटो भी होती है। जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो उस हॉस्पिटल में एक बार फिर से जाता है जहां पर वो आदमी कोमा में है। वो रिसेप्शन में एक लेडी से पूछता है कि वो आदमी कौन है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, वो पिछले 23 सालों से कोमा में है। और अब जब जेम्स उस रूम में जाता है जहां पर वो आदमी है तो देखता है कि वहां पर एमेंडा भी है। वो एमेंडा से पूछता है कि ये कौन है। एमेंडा बताती है कि पिछले 500 सालों में आज से 23 साल पहले एम्प्टी मैन ने किसी को पजेस्ट किया था और वो आदमी यही है। एम्प्टी मैन इसी के जरिए हमसे बात करता है। और अब जेम्स एमेंडा की मॉम को कॉल करता है लेकिन वो उसे पहचानने से साफ साफ मना कर देती है। जेम्स को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। दरअसल उसके सामने जो आदमी कोमा में है ये पॉल है जो आज से 23 साल पहले अपने 3 दोस्तों के साथ भूटान गया था। और अब एमेंडा जेम्स को बताती है कि इसकी बॉडी अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, इसीलिए एम्प्टी मैन के लिए हमें नई बॉडी यानी कि वेसल की जरूरत है और हमने तुम्हें चुना है। तुम्हारी अब तक जितनी भी यादें तुम्हारे साथ है वो सब की सब फैब्रिकेटेड हैं, यानी कि उन यादों को हमने तुम्हारे लिए बनाया है। असली जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं घटा। और इसीलिए एमेंडा की मॉम उसे नहीं पहचान पा रही होती क्योंकि उसने एमेंडा की मॉम के साथ कभी वक्त बिताया नहीं। एमेंडा कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा और मेरी मॉम का अफेयर है क्योंकि वो याद भी मैंने तुम्हारे दिमाग में बनाई थी, क्योंकि नई वेसल के अंदर फियर और गिल्ट होना बहुत जरूरी है। तुम हमारे नए ट्यूल्पा हो। और अब जेम्स तड़पने लगता है। उसकी कॉन्शियसनेस उसी जगह चली जाती है जहां पर आज से 23 साल पहले पॉल एक स्केलेटन के सामने खड़ा था। इसके बाद एम्प्टी मैन की सोल उसके अंदर चली जाती है और अब जेम्स के अंदर एम्प्टी मैन का पूरी तरह से कंट्रोल है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में वो वक्त दिखाया जाता है जब एमेंडा के पिता की मृत्यु हुई थी। तब जेम्स उसके घर पर गया था जहाँ पर वो उसकी मॉम के साथ क्लोज हुआ था और ठीक उसी वक्त जेम्स के परिवार की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। और अब जेम्स जो कि पूरी तरह से एम्प्टी मैन के कब्जे में है वो वापस अपने घर आता है। जहाँ उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि वो एक असली इंसान नहीं है बल्कि वो एक ट्यूल्पा है जिसका जन्म आज से 3 दिन पहले हुआ है। और उसे इस बात पर इसलिए भी विश्वास है क्योंकि एमेंडा की मॉम जिसके साथ उसका अफेयर था वो उसे अब नहीं जानती, यानी कि उसकी सारी यादें बनी हुई हैं। और अब जेम्स उस जगह जाता है जहां पर पॉल की बॉडी हॉस्पिटल में है जो कोमा में है। वो पॉल को मार देता है।
जिसके बाद हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उसके सामने झुक जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में जेम्स को ट्युल्पा बनाया गया है। दरअसल तिब्बत में ये एक तरह की मेडिटेशन होती है जिसमें कोई भी साधक अपने दिमाग में किसी भी दूसरी एंटिटी यानी कि दूसरी कैरेक्टर को बना सकता है और चैंटिंग और ध्यान की मदद से उस कैरेक्टर को असली दुनिया में लाया जा सकता है। और ठीक इसी तरह से उन लोगों ने जो एम्प्टी मैन को अपना सब कुछ मानते थे, जेम्स को अपने माइंड में क्रिएट किया, उसके बाद चैंटिंग से उसे असली दुनिया में लाए ताकि एम्प्टी मैन की स्पिरिट के लिए वो एक परफेक्ट वेसल बन सके। तो ये थी पूरी कहानी द एम्प्टी मैन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।